नमस्कार, बुलेटिन में आपका स्वागत है। आपके साथ मैं हूं जीनत सिद्दीकी और सबसे पहले बात करेंगे मौसम के बदले मिजाज की। उत्तराखंड में अगले 24 घंटे में मौसम का मिजाज बदलने वाला है। 3500 मीटर से ज्यादा ऊंचाई के इलाकों में बर्फबारी के आसार हैं। कुछ जिलों में हल्की बारिश की भी संभावना बनी हुई है। मौसम विज्ञान केंद्र के निदेशक विक्रम सिंह के मुताबिक वेस्टर्न डिस्टर्बेंस की वजह से हल्की एक्टिविटी उत्तराखंड के भी कुछ जिलों में असर करेगी। हालांकि 13 दिसंबर के बाद मौसम साफ होने के आसार हैं। हालांकि मौसम में तब्दीली आपने महसूस भी की होगी। कुछ जगहों पे आज ठंड महसूस की जा रही है। हाँ बिल्कुल, आज से आप देख ही रहे हैं कि थोड़ी क्लाउडिंग आनी शुरू हो गई है। लेकिन जो पश्चिमी विक्षोभ इस समय जिसका प्रभाव जो है हिमाचल और जम्मू कश्मीर में दिख रहा है, तो यहाँ पर उसका ज़्यादा प्रभाव नहीं रहेगा। लेकिन हाँ, फिर भी जो लाइट एक्टिविटी है, हल्की बारिश बर्फबारी, खासकर गढ़वाल रीजन में मैं बोलूँगा, तो वहाँ पे थोड़ी मिल जाएगी। तो आप ये कह सकते हैं कि आज 11 की लेट नाइट या 12 के अर्ली मॉर्निंग में जो एक्टिविटी वो शुरू होगी और ये करीब 12 तारीख को दिन तक वो रहने वाली है। और भारती हमारे साथ हमारी सहयोगी जुड़ी हुई है। भारती, ये मौसम का बदलाव एक अलार्म है क्योंकि ठंड बढ़ने वाली और ये चीजें महसूस की जा रही मैदानी जगहों पे। क्या कह रहे हैं मौसम विभाग? देखिए, जो बारिश इस बीच होनी चाहिए थी वो नहीं हो पाई है जीनत, ये कहा जा रहा है। और वेस्टर्न डिस्टर्बेंस, जैसा कि आपने सुना होगा निदेशक मौसम विज्ञान के विक्रम सिंह को, उन्होंने कहा कि वेस्टर्न डिस्टर्बेंस का इतना असर उत्तराखंड में नहीं देखने को मिलेगा। हालांकि जो ऊपरी इलाके हैं वहां पर हल्की बारिश बर्फबारी 3500 मीटर से अधिक ऊंचाई के जो इलाके हैं वहां पर खास तौर पर जिक्र किया है कि वहां पर बर्फबारी देखने को मिल सकती है 12 तारीख की दोपहर तक। ये कहा जा रहा है कि ये जो एक्टिविटीज है वो यहाँ पर देखने को मिलेगी और फिर शाम तक मौसम ठीक हो जाएगा, जो कि आज से शुरू होने की संभावनाएं जताई जा रही है। ठीक, बहुत शुक्रिया आपका तमाम जानकारियों के लिए। देहरादून स्मार्ट सिटी के तहत आज पहली इलेक्ट्रिक बस सड़क पर उतारी गई। सीएम त्रिवेंद्र सिंह रावत ने बस को हरी झंडी दिखाकर रवाना किया। इलेक्ट्रिक बस का ये ट्रायल सफल रहा तो नए साल पर 30 बसें दून की सड़कों पर उतार दी जाएंगी। स्मार्ट सिटी बस संचालित कर रही कंपनी को 65 रुपए प्रति किलोमीटर के हिसाब से भुगतान किया जाएगा और पैसेंजर का किराया स्मार्ट सिटी के खाते में जाएगा। अभी देहरादून स्मार्ट सिटी के अंतर्गत 30 बसों की स्वीकृति हुई है। आज ये पहली बस आई है और कोशिश ये है कि इसी वित्तीय वर्ष में ये 30 बसें देहरादून में पहुंच जाएं। प्रयास रहेगा कि धीरे धीरे मसूरी की तरफ, ऋषिकेश, हरिद्वार की तरफ इन बसों को चलाया जाए। तो मैं समझता हूं कि एक अच्छी शुरुआत आज यहाँ पर हुई है। मैं देहरादून वासियों को बहुत बधाई देता हूं, बहुत शुभकामनाएं देता हूं। देखिए, सबसे पहले तो मैं देहरादून वासियों को ये जो बस इलेक्ट्रिक बस देहरादून में इसका आज शुभारंभ माननीय मुख्यमंत्री जी के द्वारा किया गया है, इसके लिए सभी देहरादून वासियों को मैं शुभकामना भी देता हूं। और जो पोल्यूशन की ज़्यादा मात्रा देहरादून में पूरे देश भर में हो रही है, इलेक्ट्रिक बस आने से जो है ये पोल्यूशन भी कम होगा। पोल्यूशन कम होगा तो हमारा जो स्वास्थ्य है वो भी ठीक रहेगा। देश में आयुर्वेद डॉक्टर्स को सर्जरी की इजाजत देने वाले नोटिफिकेशन का विरोध शुरू हो गया। इंडियन मेडिकल एसोसिएशन ने आज प्राइवेट अस्पतालों में ओपीडी बहिष्कार का फैसला लिया। इंडियन मेडिकल एसोसिएशन का कहना है कि एमबीबीएस और एमडी कर चुके डॉक्टर्स के अलावा किसी को सर्जरी की इजाजत नहीं होनी चाहिए। इसी बात को लेकर आज कोई भी प्राइवेट डॉक्टर ओपीडी में नहीं नजर आ रहा। आयुर्वेदिक डॉक्टर सब सर्जरी कर सकते हैं। एलोपैथ, उन्होंने नाम तो शल्य चिकित्सा उस तरह का दे रखा है, लेकिन उनके यहाँ एमएस होता भी था पहले कुछ जगह पे, लेकिन वो आयुर्वेदिक सर्जरीज होती है। अभी इन्होंने एलोपैथिक सर्जरीज विद एलोपैथिक उसमें सब अलाउ कर दिया है। और उसमें एक सर्जरी नहीं करी कि किसी स्पेशलाइजेशन में एक बीएमएस डॉक्टर जो एमएस करे उसमें, तो वो लगभग सारे ऑपरेशन कर सकता है। तो ये चीज़ बिल्कुल गलत है, क्योंकि एमबीबीएस डॉक्टर जो कंपटीशन से निकला हुआ है और वही पढ़ाई करी है उसने, वो उसको अलाउड नहीं है अभी तक। और एक बीएमएस डॉक्टर जिसने उस बारे में कुछ नहीं पढ़ा हुआ है, वो चीज़ वो लोग कर सकते हैं। एक तरफ जहां इंडियन मेडिकल एसोसिएशन के डॉक्टर्स ओपीडी बंद करके बहिष्कार कर रहे हैं और आयुर्वेद डॉक्टर्स को सर्जरी की परमिशन को गलत बता रहे हैं, तो वहीं आयुर्वेदिक डॉक्टर्स का कहना है कि सर्जरी उनके कोर्स का पार्ट है, उन्हें सर्जरी सिखाई जाती है। इसी वजह से इसमें कुछ भी गलत नहीं है और केंद्र का फैसला सही है। उससे हमारे जन सामान्य को शल्य चिकित्सा की जो सुविधाएं
वो गांव-गांव तक मिलेंगे। और मैं समझता हूं कि जो आज एक व्यवसायीकरण हो गया, बाजारीकरण चिकित्सा का हुआ है, और जैसे जैसे जिस पद्धति में हम लोग टेक्निक का यूज़ करते हैं या इन्वेस्टिगेशंस का यूज़ करते हैं, वो बहुत महंगी होती चली जा रही है। यदि इसमें एक टीम के रूप में आयुर्वेद के लोग और अधिक मात्रा में आएंगे तो निश्चित रूप से पूरे देश के लिए चिकित्सा सुविधाएं और आसानी से उपलब्ध हो सकती हैं। मैं समझता हूं कि बहुत अच्छा कदम सरकार की तरफ से उठाया गया है और हमारे IMA के साथियों को भी इसका समर्थन करना चाहिए और उसको हमारे साथ मिलकर एक ऐसी चिकित्सा पद्धति का विकास करना चाहिए कि जिसमें एलोपैथी और आयुर्वेद की दोनों की संभावनाएं हों, उनकी दोनों अच्छी बातें उसमें समाहित हों, और एक राष्ट्र एक चिकित्सा नीति के तहत हम लोगों को सबका चीज़ों का ज्ञान होना चाहिए। रुड़की के पास बुग्गावाला वन फॉरेस्ट रेंज में 2 सांभरों की संदिग्ध परिस्थितियों में मौत हो गई। यहां शाह मंसूर गांव के खेतों में सांभर मरे हुए मिलते हैं और इसके बाद ग्रामीणों ने वन विभाग को खबर दी। वन विभाग ने दोनों शवों को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेजा। फिलहाल सांभरों की मौत किस वजह से हुई ये साफ नहीं हो पाया है। मामले में वन विभाग के अधिकारी ग्रामीणों से पूछताछ कर रहे हैं। उप प्रभागीय वन अधिकारी का कहना है कि पोस्टमार्टम रिपोर्ट आने के बाद ही मौत के कारण साफ हो पाएंगे। वैसे शुरुआती तौर पर हाई टेंशन लाइन की चपेट में आकर यानी कि करंट लगने से मौत मानी जा रही है। स्टाफ की रूटीन गश्त में देखा स्टाफ ने, अब इस पर पोस्टमार्टम हो रहा है। डॉक्टर साहब मौके पर आए हुए हैं, वो पोस्टमार्टम कर रहे हैं। अब PM रिपोर्ट के बाद ही इस पर कुछ कहा जा सकता है कि मौत का कारण क्या है। बाकी जब तक PM रिपोर्ट नहीं आती तब तक इस पर कुछ कहा नहीं जा सकता इस बारे में। तो कॉर्बेट टाइगर रिजर्व में बाघों को देखते समय नियमों को ध्यान में नहीं रखा जा रहा है, जिससे कभी भी कोई बड़ा हादसा हो सकता है। ये वीडियो ढिकाला के पास का आया है, जहां बाघों के कुनबे को देखने के लिए नियमों को ताक पर रख दिया गया। सैलानी लापरवाही करते हैं। हालांकि कॉर्बेट प्रशासन अब मामले की कार्रवाई बात कर रहा है कार्रवाई की, लेकिन लापरवाही तो दोनों तरफ से नजर आ रही है, प्रशासन की भी और सैलानियों की भी। नॉर्म्स हैं जिप्सी पर्यटकों के लिए कि कम से कम कोई भी जब टाइगर साइटिंग करता है तो NTCA के नाम तो 500 मीटर दूर से देखने के हैं, और हम कोशिश करते हैं कि उस दूरी को बनाए रखा जाए। फिर भी मुझे शिकायतें मिली हैं कि कुछ जिप्सियां जो हैं व्यवधान पैदा कर रहे हैं। अभी हाल में एक वीडियो भी जारी हुआ था कि हाथी के मूवमेंट में व्यवधान पैदा हुआ था, तो मैंने उस जिप्सी वाले पे 1 हफ्ते के लिए बार किया था। गोविंद पाटनी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। गोविंद, लापरवाही की बातें हो रही हैं, क्या प्रशासन बराबर जिम्मेदार नहीं है सैलानियों के साथ साथ, या फिर इंतजार हो रहा है कि चलिए 1-2 मौत हो जाती है फिर सोचेंगे कुछ करने के बारे में? बिल्कुल, मैं आपको बताना चाहूंगा जिस तरीके से ये वीडियो सामने आया है उसमें साफ दिखाई दे रहा है कि सैलानी और जो जिप्सी वाले हैं, खासकर सैलानी बहुत ज्यादा नहीं जानते। जो जिप्सी वाले हैं और जो नेचर गाइड है, उनकी जिम्मेदारी बनती है कि उनको उनसे दूर रखा जाए और कम से कम इतनी दूरी बनाई जाए कि बाघ जो है नजदीक से उनका हमला न कर सके। तो ये निश्चित रूप से पार्क प्रशासन की भी लापरवाही है और जो जिप्सी चालक और नेचर गाइड है उनकी भी लापरवाही है। ठीक बात है, और ऐसी लापरवाहियों पर कार्रवाई, सख्त कार्रवाई जरूरी हो जाती है। बहुत शुक्रिया, आप हमारे साथ जुड़े। हल्द्वानी के आसपास हाथियों का आतंक रुकने का नाम नहीं ले रहा है। शुक्रवार सुबह हल्दू चौड़ के पास हरिपुर बच्ची गांव में एक हाथी घुस गया। ग्रामीणों ने इस हाथी को भगाने की कोशिश की, लेकिन हाथी ने उल्टा इंसानों को ही दौड़ा दिया। हाथी का यह वीडियो कुछ ग्रामीणों ने अपने मोबाइल में कैद किया है। हरिपुर बच्ची, हरिपुर भानदेव, डूंगा बंगर में लगातार हाथी का आतंक बना हुआ है और जिससे किसानों में भय का माहौल है। हम वन विभाग से मांग करते हैं कि आज सुबह ही हरिपुर बच्ची में पुनः हाथी का आगमन हुआ है और जिससे पूरे ग्रामीण क्षेत्र में दहशत का माहौल है। हम वन विभाग से मांग करते हैं कि तत्काल सुरक्षा की व्यवस्था की जाए और किसानों को जान माल से बचाया जाए, क्योंकि लगातार हाथी ग्रामीण की क्षेत्र की ओर रुख कर रहे हैं। उधर नैनीताल से सटे कृष्णापुर के लोगों का सड़क के लिए इंतजार और लंबा हो गया। बलिया नाले के भूस्खलन के बाद टूटी सड़क के बाद हजारों लोग पैदल ही अपने रोजमर्रा के काम करते हैं। कुछ महीनों पहले 29 लाख रुपए शासन द्वारा हनुमानगढ़ी के पास से सड़क के लिए स्वीकृत किए गए थे, लेकिन वन विभाग की आपत्ति की वजह से सड़क नहीं बन सकी। स्थानीय लोग लगातार सड़क की मांग को लेकर सरकार से मांग कर रहे हैं। नैनीताल विधायक संजीव आर्य ने कहा है कि 2 बार जूलॉजिकल सर्वे माफ कीजिएगा, लेकिन जमीन की दिक्कतों के बाद सड़क को अब नैना गांव चढ़ता से कृष्णापुर लाने का प्रस्ताव भेजा गया है और शासन को इस पर फैसला लेना है, जो कि लंबे समय से नहीं लिया जा रहा।
घरों पे, उनको दिखाना मुश्किल हो गया है। तो ये सड़क ना होने से छोटी छोटी समस्याओं के लिए भी लोगों को जूझना पड़ रहा है कि हम कैसे उनका निराकरण करके व्यापार पे भी असर पड़ रहा है। व्यापार तो पे तो असर बहुत ज़्यादा है, क्योंकि देखिए नीचे का जो दुकानदार है वो ऊपर सामान लेने कैसे आए, और वो नीचे ले जाता है तो उसको 2 पैसा और महंगा बेचता है, क्योंकि किराया ढुलाया उसको ज़्यादा दोबारा दुगना पड़ जाता है उसको। अब हमारी ये कोशिश है कि जो ऑब्जर्वेटरी से हमारा चढ़ता वाला रूट है, हम उससे किसी तरीके से कृष्णापुर को जोड़ पाएँ। इसके लिए हमने जिला राज्य योजना के अंतर्गत प्रथम चरण का प्रोजेक्ट सैंक्शन कराया है। फॉरेस्ट क्लियरेंस की प्रोसेस गतिमान है। हमारी कोशिश होगी कि देर सवेर हम कृष्णापुर को ऑब्जर्वेटरी वाले रूट से जोड़ेंगे। उधर पौड़ी के पाबा ब्लॉक में मौजूद चिपलघाट हनुमान मंदिर के पुजारी पर जानलेवा हमले के मामले में एसएसपी पौड़ी ने जांच के आदेश दिए हैं। हालांकि मामले पर जहां पुलिस को कोई लिखित शिकायत नहीं मिली है, वहीं एसएसपी ने इसे गंभीरता से लेते हुए तहरीर का इंतजार किए बिना ही पैठाणी पुलिस को इसकी जांच के साथ हमलावर की जल्द गिरफ्तारी के निर्देश दिए। गुरुवार रात अज्ञात लोगों ने जो है जानलेवा हमला किया था मंदिर के पुजारी पर, जिसमें वो बुरी तरह से जख्मी हुए। 4 साल पहले भी मंदिर की साध्वी की हत्या का मामला अब तक अनसुलझा है। वहाँ पर एक पुजारी है, वहाँ पर मंदिर में रहता था, बाहर का है वो। सो उनके ऊपर रात में कुछ हमला हुआ है करके सूचना मिले थे। अब पुलिस ने वहाँ पर जाके जांच कर रहा। अभी तक हमारे पास कोई शिकायत प्रार्थना पत्र प्राप्त नहीं हुआ है। पुलिस अपने तरफ से जांच में जुटी है। उधर खटीमा में चकरपुर हाईवे के पास सड़क हादसे में दूल्हा दुल्हन बाल बाल बचे हैं। खबर ये है कि टनकपुर से लौट रही बारात की गाड़ी सड़क किनारे खड़ी गाड़ी से टकरा गई और इसमें दूल्हा दुल्हन सहित 4 लोग बैठे हुए थे इस गाड़ी में, और हादसे में कार सवार 2 बाराती जख्मी हुए हैं। स्थानीय लोगों की मदद से घायलों को इलाज के लिए अस्पताल ले जाया गया। सड़क हादसे में दूल्हा दुल्हन बाल बाल बचे और ये अच्छी बात रही। हालांकि जो 2 लोग जख्मी हैं उनका इलाज चल रहा है। पूरी दुनिया में आज यानी 11 दिसंबर को विश्व माउंटेनियरिंग दिवस मनाया जा रहा है। उत्तरकाशी में नेहरू पर्वतारोहण संस्थान नीम के प्रिंसिपल कर्नल अमित बिष्ट ने सभी पर्वतारोहियों को विश्व माउंटेनियरिंग दिवस की शुभकामनाएं दी। साथ ही उन्होंने कहा है कि इस साल कोरोना की वजह से पर्वतारोहण क्षेत्र गतिविधियों में काफी कमी रही है, लेकिन आने वाले वक्त में इन कमियों को पूरे जोश के साथ पूरा किया जाएगा। साथ ही उनका कहना है कि NIM 1965 से यानी कि 1965 से लगातार पर्वतारोहण क्षेत्र में काफी उपलब्धियां हासिल करता रहा है और आगे भी ये करता रहेगा। मैं सबसे पहले पूरे पर्वतारोहियों को, पूरे भारतवासियों को और पूरे विश्व को 11 दिसंबर को इंटरनेशनल माउंटेन डे सेलिब्रेट करते हैं, उस पर सबको हार्दिक बधाइयाँ दूंगा। और जैसे कि इस वर्ष माउंटेनिंग और हर तरह की गतिविधियाँ थोड़ी कम रही, और आगे हम उम्मीद करते हैं कि आगे आने वाले समय में पूरे जोश के साथ और इस तरह की गतिविधियों को प्रोत्साहन मिलेगा। शनिवार को IMA पासिंग आउट परेड होनी है और इसी के साथ ही चैटवुड बिल्डिंग के सामने से आखिरी पग पार कर भारतीय सेना को 325 जांबाज मिलेंगे। जानते हैं इस आखिरी पग को पार करने के पीछे की पूरी कहानी। 10 दिसंबर 1932 को इंडियन मिलिट्री एकेडमी का औपचारिक उद्घाटन तत्कालीन फील्ड मार्शल सर फिलिप W. चैटवुड ने किया था। उन्हीं के नाम पर IMA की प्रमुख बिल्डिंग का नाम चैटवुड बिल्डिंग पड़ा। यही दिन था जिस दिन IMA को उसकी औपचारिक पहचान मिली। बीते कई दशकों से यहाँ भारतीय सेना के लिए जाबाज अधिकारी तैयार किए जाते हैं। भवन को चैटवुड भवन फील्ड मार्शल सर फिलिप वॉलहाउस चैटवुड के नाम पर कहा गया है। उन्हीं ने इसका उद्घाटन 1932 में किया था और उसी दिन उन्होंने हमें एक, जिसे हम चैटवुड क्रीडो के नाम पर जानते हैं, मोटो दिया था एकेडमी के लिए, जो हर एक जेंटलमैन कैडेट जिसे फॉलो करता है, ना केवल अपनी ट्रेनिंग में परंतु ट्रेनिंग के बाद भी उसके पूरे फौजी जीवन काल में। जिस चैटवुड क्रीडो में कहा गया है कि आपके देश की सुरक्षा, उसका सम्मान सर्वोपरि है। देश के लिए अपनी जिम्मेदारियों का एहसास यहाँ हर कैडेट को करवाया जाता है। इसी के साथ परेड में शामिल कैडेट मार्च करते हुए चैटवुड बिल्डिंग के सामने अंतिम पड़ाव को पार करते हैं और तभी से उनकी जिम्मेदारी भरी यात्रा की शुरुआत होती है। एक फौजी के जीवन कार्य में जो भी वो करता है, वो इसी चैटवुड क्रीडो को, खासकर जो ऑफिसर्स हैं, इसी चैटवुड क्रीडो को फॉलो करते हुए करते हैं। तो उसी को दिल में रखते हुए इस चैटवुड भवन का निर्माण किया गया। इस चैटवुड भवन को चैटवुड भवन के नाम से जाना जाता है। इस बिल्डिंग ने कई योद्धाओं की वीर गाथाएं देखी हैं और इसके सामने परेड करना हर कैडेट का सपना होता है। न्यूज़ 18 के लिए देहरादून से भारती सकलानी की रिपोर्ट। और अब हम आपको दिखाते हैं भारतीय सैन्य अकादमी का वो म्यूजियम जहां पहुंचते ही कैडेट्स के अंदर देश प्रेम की भावना अपने आप आ जाती है।
देहरादून की भारतीय सैन्य अकादमी का अपना एक स्वर्णिम इतिहास है। यहाँ पर आने वाला हर कैडेट अपने साथ इस इतिहास की यादों को भी ले जाता है। यहाँ का म्यूजियम हॉल वीरों की गाथाओं से भरा पड़ा है, साथ ही वीरता की निशानियां भी रखी गई हैं। यहाँ पाकिस्तान के जनरल नियाजी की वो रिवॉल्वर है जब पाकिस्तानी फौज ने भारतीय सेना के सामने हथियार डाल दिए थे। तो 2008 में मुंबई आतंकी हमले में आतंकवादियों से लोहा लेते शहीद हुए संदीप उन्नीकृष्णन की शहादत की गाथा भी लिखी गई है। मैडम, जैसे कि आप ध्यान से देखेंगी तो जितने हमारे प्रिंसली स्टेट्स थे और सेकेंड वर्ल्ड वॉर के जो वेपन्स उस टाइम पे जो प्रयोग हुए थे, उन वेपन्स को भी इधर डिस्प्ले किया गया है। तो इन वेपन्स को और इन सभी भावनाओं को देखते हुए हमारा एक जो जेंटलमैन कैडेट आता है उसके अंदर देशभक्ति की भावना अपने आप ही अंदर से उजागर होती है। इस म्यूजियम में दूसरे विश्व युद्ध में इस्तेमाल किए गए हथियार, तोप, तलवारें भी मौजूद हैं। मेडल्स के साथ साथ मित्र देशों के झंडे, शौर्य चक्र, परमवीर चक्र, करगिल युद्ध में शहादत पाए वीरों की तस्वीरें और गाथाएं यहाँ पर प्रदर्शित की गई हैं, जिनके बारे में कैडेट्स को लेक्चर से लेकर मोटिवेशनल स्पीच दी जाती है। इस म्यूजियम में जैसे कि आप देख सकते हैं हमारे जितने आज तक वीर योद्धा हुए हैं, हमारे जितने भी गैलेंट्री अवार्डीज हैं, परमवीर चक्र, शौर्य चक्र, कीर्ति चक्र, उन सब की वीरता को यहाँ पर दर्शाया गया है। उसके साथ साथ जब हम एक जेंटलमैन कैडेट को इस हॉल में लेके आते हैं तो उनके अंदर एक नया उत्साह, नया जोश बढ़ता है। IMA के इस म्यूजियम में कई देशों के कमांडेंट तक अपनी उपस्थिति दर्ज करवा चुके हैं। पास आउट होने वाले कैडेट्स यहाँ से इन्हीं योद्धाओं जैसा जज्बा अपने साथ लेकर जाते हैं और इसी उद्देश्य से यहाँ के कैडेट्स को यहाँ के हॉल में पढ़ाई कराई जाती है। न्यूज़ 18 के लिए देहरादून से भारती सकलानी की रिपोर्ट। उत्तराखंड में 15 दिसंबर से यूनिवर्सिटी और कॉलेजेस खोलने के सरकार के फैसले के साथ ही अब कॉलेज यूनिवर्सिटी में मीटिंग का दौर शुरू हो गया, लेकिन सबसे बड़ी टेंशन कोविड को लेकर है। देखिए स्पेशल रिपोर्ट। सरकार ने यूनिवर्सिटी और कॉलेज खोलने का फैसला कैबिनेट में ले लिया है और अब इसी के साथ ही यूनिवर्सिटी प्रबंधन SOP जारी होने का इंतजार कर रहा है। दून यूनिवर्सिटी के VC जहां सभी स्टाफ के साथ मीटिंग कर फैसला लेने की बात कह रहे हैं, वहीं DAV PG कॉलेज प्रशासन को इस बात की चिंता है कि दूसरे जिलों और राज्यों से आने वाले बच्चों को कैसे एंट्री दी जाए। लाइन्स तो UGC के द्वारा पहले ही कुछ निर्धारित की गई हैं, लेकिन हमारा जो फोकस पॉइंट है वो ये है कि SOP हमारी स्टेट गवर्नमेंट क्या भेज रही है हमें। वहीं स्टूडेंट्स तो कॉलेज पढ़ने आना चाहते हैं, लेकिन कोविड को लेकर कॉलेज प्रशासन की तैयारी कैसी होती है, इसको लेकर छात्रों और पेरेंट्स को अभी से फिक्र लगी हुई है। प्रिंसिपल को ज्ञापन दिया है कि 15 तारीख से पूरे 8 महीने बाद हमारा महाविद्यालय खुल रहा है, तो हमारे कॉलेज की क्या व्यवस्था है, सैनिटाइजिंग किस प्रकार से होएगा, बच्चों की एक क्लास हुई तो उसमें सोशल डिस्टेंसिंग का कैसे पालन किया जाएगा, और आंतरिक परीक्षा है या एक्सटर्नल परीक्षा है उसको कैसे डिसाइड करा जाएगा, कब होनी की। दिसंबर मार्च तक हमारी परीक्षाएं हो जाती थी। के चक्कर से कॉलेज काफ़ी टाइम बाद खुल रहे हैं और पेरेंट्स हर पेरेंट्स चाहेगा कि मेरे बच्चे सेफ्टी से रहे, और ये तो है ही कि अगर बाई चांस कोविड 2-3 साल से चलता है तो कॉलेज 2-3 साल से बंद तो रह नहीं सकते, कॉलेजों को खोलना ही पड़ेगा और बच्चों को अपनी सावधानी बरतनी पड़ेगी। सरकार ने तो बच्चों के भविष्य को देखते हुए फैसला ले लिया है, लेकिन कोविड को लेकर यूनिवर्सिटी और कॉलेज प्रबंधन की परेशानी अभी भी बनी हुई है। उम्मीद है कि जल्द ही इस पर भी कोई रास्ता निकाल लिया जाएगा। न्यूज़ 18 के लिए देहरादून से भारती सकलानी की रिपोर्ट। वैसे कुंभ से पहले ऋषिकेश के जानकी पुल की तस्वीर बदली हुई नजर आएगी। नवनिर्मित जानकी पुल अपने निर्माण से स्थानीय पर्यटकों के बीच लोकप्रिय तो हो रहा है, अब पुल की दीवारों को निखारने के लिए कुंभ मेला अधिकारी भी तैयारी कर रहे हैं। इसमें उत्तराखंड की संस्कृति से जुड़ी हुई पेंटिंग्स, ग्रेफिटी और कला का प्रदर्शन किया जाएगा। इसके लिए प्रस्ताव को मेला अधिकारी दीपक रावत को भेज दिया गया है। बड़े आसानी से प्लान कर सकते थे, उससे भी थोड़ा कंफ्यूजन हुआ है। रुड़की के शहर और देहात क्षेत्र के थानों, कोतवाली और चौकियों में खड़े वाहन जंग खा रहे हैं। वैसे हालात तो यह है कि गाड़ियां रखने की जगह कम होने लगी है। लंबे समय से इन गाड़ियों की नीलामी नहीं हुई, गाड़ियों की संख्या लगातार बढ़ती जा रही है। लावारिस, सीज और तमाम कायदे कानूनों को दरकिनार कर जो पकड़े गए वाहन हैं या
आप देखते हैं कि लापरवाही लोग भी करते हैं। पड़ताल के बाद ही नीलामी की कार्रवाई की जाती है ताकि इससे पुलिस प्रशासन को भी राजस्व हासिल हो, चौकी थानों में जगह खाली करवाई जा सके। हालांकि एसएसपी कहते हैं कि कोविड काल की वजह से नीलामी नहीं हुई, जल्द इसकी कार्रवाई की जाएगी। उधर टिहरी के प्रतापनगर के रहने वाले मदन सिंह राणा पीएम मोदी के स्वच्छ भारत मिशन से ऐसे प्रभावित हुए कि उन्होंने इसे अपने जीवन का ही लक्ष्य बना लिया। स्वच्छ भारत अभियान का तहत लोगों को अपने घर का कूड़ा देने के लिए बजने वाला ये भूकू नगर पालिका का नहीं है और न ही ये उसकी कूड़ा इकट्ठा करने वाली गाड़ी है। इस गाड़ी से लोगों के घर का कूड़ा जमा करने वाले हैं मदन सिंह राणा, जो पीएम मोदी के स्वच्छ भारत मिशन से इतना प्रभावित हुए कि उन्होंने अपनी नौकरी छोड़ दी और स्वच्छता अभियान से जुड़ गए। उन्होंने इसके लिए अपनी एक गाड़ी भी खरीदी और उससे लोगों के घर से कांच, प्लास्टिक और कूड़ा इकट्ठा करने लगे। मैंने जब देखा कि मोदी जी ने इस तरीके का प्रधानमंत्री बनने के बाद पहली बार जब लोग लाल किले से भाषण दिया था तो मैं उससे काफ़ी प्रभावित हुआ। मैंने सोचा हमारे पहाड़ में हम लोग इस काम को क्यों ना करा जाए, तो मैंने इसका अपना जीवन का एक लक्ष्य बना दिया। मदन सिंह राणा ने स्वच्छता अभियान को सिर्फ प्रतापनगर तक ही सीमित नहीं रखा। अब वो टिहरी, उत्तरकाशी, चमोली और रुद्रप्रयाग के अलग अलग क्षेत्रों में जाकर इस मुहिम को आगे बढ़ा रहे हैं। उनकी इस मुहिम में उनके परिवार के लोग भी उनके साथ खड़े हैं। जो कि इसमें कबाड़ा जैसे कंचकुंज हुआ, ये कबाड़ा ले जाता हूँ ऋषिकेश में, उसको बेचता हूँ। उसके लिए तेल के ही लिए मुश्किल से पैसे पूरे होते हैं। और फिर मेरा जो इस गाड़ी का मेंटेनेंस है, ये मेरे बच्चे मेरा सहयोग करते हैं, मेरी घरवाली हैं भी, सभी बच्चे सहयोग करते हैं। टिहरी के मदन सिंह राणा पीएम मोदी के स्वच्छता अभियान से इतना प्रभावित हुए कि उन्होंने स्वच्छता अभियान को ही अपने जीवन का लक्ष्य बना लिया और अपने संसाधनों से उन्होंने एक गाड़ी खरीदी और जिसको लेकर वो गांव-गांव में जाते हैं और लोगों को स्वच्छता अभियान के प्रति जागरूक करने के साथ साथ जो कूड़ा कबाड़ होता है उसको एकत्र करते हैं। और एक छोटे से ब्रेक के लिए रुक रहे हैं, आप कहीं मत जाइएगा।